तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं और सबसे जो पहले हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, पहले मैं थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूँ प्रैक्टिकल के करने से पहले। तो देखो, आपको थ्योरेटिकली मैंने ऑलमोस्ट क्यूबरनेटिस की मोस्टली सारी छोटी छोटी चीज़ें कवर करके बता ही दिया है, ठीक है। फंडामेंटली कैसे कंटेनर चलता है वो सब चीज़ें भी मैंने बहुत डिटेल में बहुत बार बताई है। तो अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं और थोड़ा प्रैक्टिकल पे फोकस करते हैं। तो क्यूबरनेटिस का प्लेटफॉर्म जो होता है ना, क्यूबरनेटिस का जो ऑब्जेक्ट है कंटेनर्स को चलाना, ठीक है। तो क्यूबरनेटिस का ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंटेनर्स को वो चलाने के लिए होता है। तो अब हमें कंटेनर को बहुत अच्छी तरह समझना पड़ेगा कि ये कंटेनर एक वीएम से कैसे कंपैरिजन, जो मैंने लास्ट क्लास में भी करवाया था तो वो मैंने डिटेल में कराया था। आज हम कंटेनर को वीएम से कंपेयर करेंगे हाई लेवल पे। हाई लेवल मतलब कि अगर मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो मैं किस क्या क्या पॉइंट्स को अपने माइंड में रखूँ कंटेनर के लिए। तो देखो, अगर आप क्यूबरनेटिस यूज कर रहे हो तो ये कंटेनर जो है वो एक पॉड के अंदर होता है, ठीक है। एक पॉड होगा, उसके अंदर आपको कंटेनर मिलेगा। तो हम यहाँ पर वर्ड यूज करेंगे पॉड। तो अगर मैं एक ट्रेडिशनल वीएम से एक पॉड को कंपैरिजन करता हूँ, ठीक है। तो अभी दो चीजें हैं, लेफ्ट और राइट। तो ये है मेरा ए एंड दिस इज माय बी। ए है मेरा वर्चुअल मशीन, बी है मेरा पॉड। तो अभी मैं पॉड बोल रहा हूँ, कंटेनर नहीं बोल रहा, ठीक है। थ्योरी नहीं बता रहा कि कैसे लॉन्च होता है, मैं अभी सीधा उस पर आता हूँ मुद्दे की बात पे। तो ये जो वीएम होता है इसमें एक आईपी होता है, आपको पता है। इसके अंदर एक स्टोरेज कनेक्टेड होता है, ठीक है। और इसके अपना एक सीपीयू रैम होता है, ठीक है। ये चार रिसोर्सेज इसमें अटैच होती है। अब मैं पॉड की अगर बात करता हूँ तो पॉड की भी अपनी एक आईपी होती है, ठीक है। पॉड के पास भी एक आईपी होती है। पॉड में भी आप स्टोरेज कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सारे चैलेंजेस थे कंटेनर के जो कि क्यूबरनेटिस ने फिक्स कर दिए। तो क्यूबरनेटिस ने बोला कि मैं पॉड को एक आईपी दूंगा। तो क्यूबरनेटिस एक्सटर्नली क्या करता है, पॉड को आईपी देता है, स्टोरेज को अटैच डी अटैच करता है जैसे कि वीएम में होता था। और सीपीयू रैम जो कि आपको रन टाइम के लिए चाहिए होता है, प्रोसेसिंग के लिए जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हो। तो जब आप लॉगिन करते हो तो अब आपको ये समझना है कि जैसे वीएम में आईपी होती है और जो पॉड की आईपी होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होती है। कि जनरली जो वीएम को आप रिमोटली लॉगिन कर लेते हो, ठीक है। रिमोटली बाहर से आप आते हो, सीधा पुट्टी पे गए, आईपी टाइप किया, यूजर नेम पासवर्ड डाला, आप वीएम के अंदर आ गए, ठीक है। आपने बेसिकली मतलब ओएस को लॉगिन किया। कभी भी आप वीएम या सर्वर, कोई भी सर्वर जब आप लॉगिन करते हो, चाहे वो वीएम हो या बेयर मेटल हो, आप बेसिकली उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉगिन करते हो। जैसे हम अपना लैपटॉप खोलते हैं, तो जब हम लैपटॉप खोलते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने लैपटॉप को पावर देते हैं और उसके बाद हम पावर ऑन का बटन दबाते हैं। जब पावर ऑन का बटन दबाते हैं तो उसके अंदर फिर कुछ बूट होता है जिसको कि हम विंडो बोलते हैं। विंडो एक सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसकी हेल्प से आप अपने हार्डवेयर को यूज करते हो, इंटरनेट कनेक्ट करते हो, ठीक है, डेटा ट्रांसफर करते हो, जो भी आप काम करते हो। ऐसे ही जब पॉड्स की बात होती है तो पॉड को एक आईपी दी जाएगी, लेकिन ये आईपी होती है प्राइवेट, ठीक है। ये होती है स्ट्रिक्टली प्राइवेट। आप बाहर से तो एक्सेस कर ही नहीं सकते जैसे नॉर्मली आप करते हो, पुट्टी में जाके आईपी डालते हो। इसकी जो स्टोरेज है, इसकी जो अटैचमेंट डी अटैचमेंट मेनली होता है, अटैच डी अटैच। तो एक चीज बड़े अच्छे से समझना कि जो वीएम्स होती है ना, उसमें जब आप स्टोरेज अटैच करते हो तो क्या होता है कि वीएम्स की जो अटैचमेंट होती है, देखो जो यहाँ पे जब आप स्टोरेज अटैच करते हो तो दो तरीके से आप स्टोरेज अटैच करते हो। एक होता है आपका विद द हेल्प ऑफ क्या कहते हैं, चैनल, जैसे कि आप फाइबर केबल के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। या आप किसी मैकेनिज्म, मान लो लेट्स से फाइबर चैनल ही मैं यूज करूंगा अभी, क्योंकि फाइबर केबल सबसे वो होता है। तो ये वीएम के लिए नहीं है, फिजिकल सर्वर के लिए होता है एप्लीकेबल। तो इस फाइबर के, हाँ, तो ये जो सर्वर होता है, फाइबर केबल्स को जब आप यूज करते हो तो आइसकजी रूट से आप अपने सर्वर में उसको रिकॉग्नाइज करते हो। जब वो रिकॉग्नाइज होता है तो वो एज अ ब्लॉक रिकॉग्नाइज होता है। तो इस तरीके की अटैचमेंट को हम बोलते हैं ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक अटैचमेंट होता है। इस ब्लॉक से फिर आप वॉल्यूम अपना फाइल सिस्टम बनाते हो। पहले पीवी बनाते हो, ठीक है। एलवीएम यूज कर रहे हो तो पीवी बनाओगे, वीजी बनाओगे, फिर एलवी बनाओगे, एलवी के ऊपर फाइल सिस्टम बनाओगे, फिर फाइल सिस्टम को आप माउंट करोगे अपने डायरेक्टरी के साथ, जिस भी डायरेक्टरी में आपको डेटा स्टोर करना है। तो यहाँ पे जो इसका रूट होता है स्टोरेज का, वो होता है कि फिजिकल आएगा, ठीक है, अटैच होगा आपके सर्वर के साथ, ये फिजिकल स्टोरेज।
इस फिजिकल स्टोरेज को अटैच करके आप सर्वर में फिर आप क्या करते हो, यहाँ पे आप इसका एलवीएम अगर बना रहे हो तो ये मान लो ये ब्लॉक हो गया, एज अ ब्लॉक रिकॉग्नाइज हो रहा है। तो इस ब्लॉक को मैं क्या करूंगा, इस ब्लॉक को मैं फिर पार्टीशन करूंगा। पहले मैं इसका पीवी बनाऊंगा, ठीक है, फिजिकल वॉल्यूम, अगर मैं एलवीएम फॉलो कर रहा हूँ तो, अगर मुझे एलवीएम चाहिए, पीवी बनाऊंगा, वॉल्यूम ग्रुप बनाऊंगा, और उसके बाद मैं इसका लॉजिकल वॉल्यूम बनाऊंगा, और उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, इस पे एक फाइल सिस्टम क्रिएट करूंगा। फाइल सिस्टम बना के फिर मैं इसके बाद इसकी माउंटिंग करूंगा, जिस भी डायरेक्टरी के साथ मुझे माउंट करना है। तो माउंटिंग करके ये मेरा, तो ये जो माउंटिंग होता है ये आपका टॉप होता है, ये तो एक्शन है। एक्चुअली में जो आप होता है सॉफ्टवेयर लेयर पे आप फाइल सिस्टम होता है, जो कि आपको हेल्प करता है डेटा को ट्रांसफर करने में अपने स्टोरेज पे। तो ये जो हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर की जो जर्नी है, ठीक है, ये ट्रेडिशनल मेथड है। और आप लोकली एक्सेस, मतलब कितने तरीके होते हैं इस स्टोरेज को एक्सपोज करने के। एक होता है कि आपका जो सीपीयू का जो मदरबोर्ड है उसी से सीधा अटैच कर दिया जाए, जो कि आपकी नॉर्मल जो हार्ड डिस्क होती है सर्वर के साथ आती है, इनबिल्ट हार्ड डिस्क जिसे बोलते हैं, इनबिल्ट स्टोरेज। तो उसमें आपके मदरबोर्ड का कनेक्शन सीधा आपके स्टोरेज के साथ होता है। तो स्टोरेज की भी एक फिजिकल लिमिटेशन होती है, ठीक है, लिमिटेशन की वजह से उसकी जो स्टोरेज साइज होती है वो भी एक लिमिटेड होती है, 1 टीबी, 2 टीबी, 5 टीबी, डिपेंडिंग कि कितना बड़ा आपका मदरबोर्ड है उसके अकॉर्डिंग आप कितना बड़ा आपके पास एरिया है सर्वर का। पर आपकी रिक्वायरमेंट उसके बियॉन्ड होती है, आपको अगर 50 टीबी चाहिए, 100 टीबी चाहिए, तो उस केस में फिर आपको और ज्यादा स्टोरेज चाहिए होता है। तो आप फिर फाइबर केबल के थ्रू, फाइबर केबल का एडवांटेज क्या है कि आपका जो स्टोरेज है और जो सर्वर है उसके बीच में डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, डिस्टेंस कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि वो कितना दूर रखा हुआ है। बट फाइबर केबल जो है वो लॉस को मिनिमाइज करेगा। तो ये दोनों मेथड से आप ट्रेडिशनली ब्लॉक को यूटिलाइज करके फाइल सिस्टम लेके अपना डेटा डालते हो। मेन मुद्दा है फाइल सिस्टम। अगर आप इस रूट से शुरू करते हो तो आप फाइल सिस्टम तक जाते हो, लेकिन अगर आप डायरेक्टली फाइल सिस्टम पे जाते हो तो भी तरीका होता है जिससे कि आप सर्वर्स को एक्सपोज करते हो, सर्वर्स को स्टोरेज एक्सपोज करते हो। कैसे? ये आपका सर्वर है, इसके ऊपर आप अपना जो भी करना है, रेड वेड करना है, जैसे भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो यहाँ पे आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करो रिडंडेंसी की। इसके बाद आप इसके ऊपर फाइल सिस्टम बना दो, ठीक है। अब इसमें आप यहाँ पे कर सकते हो जो भी आपको, एलवीएम भी बना सकते हो। अब देखो एलवीएम बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक सर्वर की भी जरूरत पड़ेगी, वो खैर इतना डीप डीप में नहीं जाते। ये स्टोरेज है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको फाइल सिस्टम में कन्वर्ट करते हो और फिर इस पूरे ओवरऑल को एक्सपोज करते हो अपने किसी भी सर्वर के साथ। तो लेट्स से ये आपका सर्वर है, ये वीएम है, तो अब आप वीएम को भी कर सकते हो और आप फिजिकल सर्वर के साथ भी कर सकते हो। तो इसको मैं बोलूंगा पीवीएम, फिजिकल, फिजिकल मशीन, ठीक है, फिजिकल मशीन। तो आप जब ये एक्सपोज करते हो तो ये जाता है वाया नेटवर्क। अब ये आपका वो जो चैनल है फाइबर वाला और वो सब उसके थ्रू नहीं जाएगा, ये जाएगा डायरेक्ट नेटवर्क के थ्रू। तो नेटवर्क मतलब कि इस सर्वर का जो निक होगा उस निक पे आएगा ये, नॉर्मली जो आप ट्रैफिक एक्सेस करते हो इस वाले रूट से। तो ऐसे स्टोरेज को हम बोलते हैं एनएफएस, ठीक है, नेटवर्क फाइल सिस्टम। बहुत सारे तरीके होते हैं ट्रेडिशनली स्टोरेज को एक्सपोज करने के, जैसे कि आप अपना ब्लॉक बनाते हो तो आप ब्लॉक स्टोरेज कर सकते हो, ठीक है, ब्लॉक स्टोरेज बना के फिर ये क्या होता है, ये रॉ फॉर्मेट होता है, इसमें फिर आपको फाइल सिस्टम खुद से बनाना होता है अपना। फिर होता है कि आप फाइल सिस्टम बनाओ और फाइल सिस्टम को आप एक्सपोज करो, कैसे? एज अ फाइल सिस्टम सर्विस, एफएसएस। तो फाइल सिस्टम सर्विस में कस्टमर के पास ऑप्शन होता है वाया नेटवर्क, वो सीधा का सीधा क्या करेगा, वो फाइल सिस्टम को माउंट कर लेगा। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो होता है पहले वो आपके सर्वर से अटैच होगा, फिर वो रिकॉग्नाइज होगा, फिर आप उसके ऊपर एलवीएम बनाओगे, फाइल सिस्टम क्रिएट करोगे। फाइल सिस्टम आप खुद कंट्रोल करते हो, लेकिन इस केस में फाइल सिस्टम आपका स्टोरेज प्रोवाइडर कंट्रोल कर रहा है। तो ये सब मेथड्स होते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि एक जो पॉड है, ठीक है, अंदर एक्चुअली में वो कंटेनर है। तो ये जो कंटेनर होता है, मैंने आपको पिछले वाले में बताया था डायग्राम में, कि आप अगर हमेशा कभी भी देखो थ्योरेटिकली पढ़ रहे हो तो, या प्रैक्टिकली भी, तो ये 5 लेयर को ही दिमाग में रख के आप अपना अंडरस्टैंडिंग बनाओ। हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस कॉन्फ़िग, ठीक है। अब आप कहोगे ओएस कॉन्फ़िग को मैं अलग क्यों रखता हूँ, तो देखो ओएस कॉन्फ़िग को अलग रखने का रीजन ये है कि ओएस रिलेटेड ना बहुत सारी चीजें होती हैं जिसे हम प्री रिक्विजिट कहते हैं। जब आप ओएस इंस्टॉल करते हो उसके बाद जब आपका एप्लीकेशन आता है, तो एप्लीकेशन के आने से पहले बहुत सारी प्री रिक्विजिट होती है कि भाई मुझे इसकी आईपी कॉन्फ़िगर करनी है, डायरेक्टरी बनानी है, यूजर क्रिएट करना है। तो इन सारे एक्टिविटीज को हम कॉन्फ़िग के उसमें डालते हैं कैटेगरी में। जो भी आप ओएस रिलेटेड सेटिंग करते हो एवरीथिंग इज लेयर 3। फिर आता है आपका ऐप डिपेंडेंसी, ठीक है,
ऐप डिपेंडेंसी के बाद आपका फाइनली ऐप आता है, मेन सॉफ्टवेयर जो आपको रन करना है। तो ये जो 5 4 3 2 1, हाँ कुछ पूछना है क्या? तो इसमें देखो कि यहाँ पे जो हार्डवेयर है वो प्योरली अलग चीज है। ये दोनों जो है वो एक एक टाइप के हैं, और ये दोनों जो है वो टाइटली कपल्ड है। क्यों? क्योंकि ऐप डिपेंडेंसी तो ऐप पे डिपेंड करेगा ना। अगर आपका एप्लीकेशन जावा में है तो आप पाइथन थोड़ी इंस्टॉल करोगे, आपको तो जावा चाहिए। तो ये एक जैसे होते हैं, मतलब ये टाइटली कपल्ड है। अब देखो टेक्नोलॉजी ब्रेक कैसे होती है। आप कहते हो कि टेक्नोलॉजी में हमें एडवांसमेंट करना है, ठीक है। अब ये जो क्लाउड का जो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, क्लाउड का कॉन्सेप्ट ही क्या है? सर्विस फॉर्मेट, कि हम हर चीज को सर्विस बना के बेचेंगे, ठीक है। आप आज से पहले जो ये सब काम करते थे, ये सब एक स्पेशली एक ही टीम के पास होता था। एक ही टीम ये सारी चीजें हैंडल करती थी। वो अपना हार्डवेयर खुद खरीद के लाते थे, चाहे वो फ्रंट एंड डेवलपर हो, चाहे वो टेलीकॉम डेवलपर, कोई भी, मतलब एनी एनी प्रोडक्ट, एनी सर्वर, वो अपना हार्डवेयर खुद सिलेक्ट करता था। ओएस भी सिलेक्ट करता था, एप्लीकेशन तो उसको लिखना ही लिखना है, उसका मेन कोर काम है। लेकिन जो मॉडल आया क्लाउड का, तो क्लाउड मॉडल ने क्या बोला कि हम वर्चुअलाइजेशन को यूज करके, ऑर्केस्ट्रेशन को यूज करके, ठीक है। ऑर्केस्ट्रेशन बेसिकली क्या करता है? जो स्टैंड अलोन इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व करता है। बेसिकली आपने एक मैनेजर लगा दिया, मान लो आपने बहुत इंटेलिजेंट बंदा रखा, वो इतना इंटेलिजेंट, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए आपने एक मैनेजर रखा। मैनेजर का काम क्या है? कि काम प्रॉपरली आपके पास आना चाहिए, आप प्रॉपरली यूटिलाइज हो, कभी भी दिक्कत हो तो कोई भी मैनेजर से कांटेक्ट करेगा, आपको परेशान नहीं करेगा। तो ऐसे ही ऑर्केस्ट्रेशन बेसिकली क्या करता है? मैनेज करता है कि आपके रन टाइम पे वीएम्स को अप करना है, डाउन करना है, रिसोर्सेज चाहिए, सब कुछ आपका जो है वो ऑर्केस्ट्रेटर करके देता है। आपको एक फ्रंट एंड GUI देता है, सबसे बड़ी बात फ्रंट एंड कम्युनिकेशन, रेस्ट एपीआई सर्वर देता है, चाहे वो ओपन स्टैक हो, ओपन शिफ्ट हो, कुबरनेटिस, मतलब एक फ्रंट एंड कम्युनिकेटर। तो वो आपको एक फ्रंट एंड कम्युनिकेशन देता है। तो ये सारी चीजें जो है वो क्लाउड जो है चैलेंजेस को फिक्स कर रहा है। लेकिन जो एक्चुअल जो टेक्नोलॉजी है वो है वर्चुअलाइजेशन। तो उन्होंने कहा कि आप हार्डवेयर को हटाओ यहाँ से। अब आपको क्या फर्क पड़ता है कि आप क्या कहते हैं, मैंने एचपी का सर्वर खरीदा है या मैंने डेल का खरीदा है। आपको तो अपना सर्वर इंस्टॉल करना है, आपको तो वीएम चाहिए। तो आज की डेट में अगर आप डिप्लॉयमेंट करते हो या सपोर्ट करते हो कोई भी प्रोफाइल में हो, तो आप अगर वीएम के मॉडल में हो तो आपको थोड़ी फर्क पड़ता है नीचे हार्डवेयर कौन सा है, आपको तो वीएम मिल जाती है। हाँ, आप रिक्वायरमेंट दे सकते हो कि मुझे परफॉर्मेंस चाहिए, मेरी हाई एंड परफॉर्मेंस वीएम्स होंगी। तो जो आपका जो कन्वर्जन होता है बेसिकली, कि हार्डवेयर से वर्चुअल में जो कन्वर्ट होते हैं सीपीयू रैम, उसका जो फैक्टर है वो आप जो है वो कम ज्यादा बढ़ा मत देना, ताकि मेरी वीएम जो है वो अंडर परफॉर्मिंग ना हो जाए। कि मान लो कि आपने इतना ज्यादा हाईली बढ़ा दिया कि मुझे सीपीयूज तो आपने बहुत सारे बना दिए, मान लो 10 सीपीयू से आपने 40 कन्वर्ट कर दिए, तो 10 को आपने 40 कर दिया 4 टाइम्स। लेकिन जो वो 40 सीपीयूज हैं वो बेसिकली किसी न किसी, मान लो फिजिकल से आ रहे हैं, तो वो फिजिकल लोडेड हो रहा है। तो उस केस में जो पर वीएम्स होती हैं उसके ऊपर जो चलती है वो अंडर परफॉर्मिंग होती है, और आपकी रिक्वायरमेंट है हाई परफॉर्मेंस। तो उस केस में आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बोल सकते हो कि भाई मुझे इस टाइप का आप रिक्वायरमेंट है, तो आप इस तरीके से फैक्टर को रखना, उसको मतलब ज्यादा मत बढ़ाना। तो ये सब चीजें तो देखो सेकेंडरी है, ठीक है, क्लाउड सेकेंडरी है आपका, क्या कहते हैं, ये सारे रिक्वायरमेंट ये सब कुछ सेकेंडरी है। जो मेन जो प्राइमरी जो चीज समझने की है, ये 5 लेयर्स, कि अगर मैं जो मैं चेंज आज की डेट में देख पा रहा हूँ अपने सामने, कि कैसे सर्वर से वीएम पे, वीएम से कंटेनर पे मैं गया, तो आर्किटेक्चर ब्रेक कैसे हुआ? क्योंकि यही सबसे मेन किसी का भी होता है। आप क्यूबरनेटिस पढ़ लेते हो, ठीक है, आप एग्जाम भी पास कर लेते हो सीके का, लेकिन आपको पता ही नहीं कि एक्चुअली में जो आपकी जो पुराने सर्वर्स थे या जो सॉफ्टवेयर था, वो ट्रांसलेट कैसे हुआ। क्यों मुझे 10 पॉड चाहिए? क्यों मैं एक साथ एक ही पॉड में सारे एप्लीकेशंस को क्यों नहीं डाल सकता? ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए आपके माइंड में, क्योंकि जब क्वेश्चंस आएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ ये एक्चुअली क्या है। तो यहाँ से हार्डवेयर हट गया, ओएस वाला जो था, ओएस वाले को जो है आपके कंटेनर वाली सोल्यूशन ने सॉल्व किया, कंटेनराइजेशन ने। हार्डवेयर को सॉल्व किया किसने? वर्चुअलाइजेशन ने, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, और ये हमने किया हाइपरवाइजर की हेल्प से। तो यहाँ पे हमने हाइपरवाइजर टेक्नोलॉजी यूज करी, यहाँ पे हमने कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी यूज करी। कंटेनराइजेशन का मतलब कि मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसको कि मैं बोलता हूँ कंटेनर रन टाइम सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर को हम जनरली क्लासिफाई करते हैं कंटेनर रन टाइम सॉफ्टवेयर के नाम से। और मार्केट में इसके ऑप्शन क्या है? मेरे पास डॉकर इंजन, ठीक है, सबसे पहला और पुराना, जो कि लोग सबसे ज्यादा इसी से शुरुआत करते हैं, कोई भी पढ़ता है तो पहले इसी को ही पढ़ता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या कहते हैं कंटेनर रन टाइम सॉफ्टवेयर कितने हैं?
आज की डेट में क्यूबरनेटिस ने भी अपना एक इंजन बना रखा, एक सॉफ्टवेयर बना रखा है जिसको कि हम CRIO बोलते हैं, ठीक है। पीछे की 2 क्लासेस में मैंने शायद गलती से यहाँ पे ओपन शिफ्ट बोल दिया था। CRIO जो है वो, हाँ, तो ये एक्चुअली में कंटेनर रन टाइम इंटरफेस ओपन है ये, ठीक है, मैंने चेक किया। तो ये आपका जो है ये ओपन है, नॉट ओपन शिफ्ट। मतलब ये कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो क्यूबरनेटिस का बनाया हुआ है, लाइट वेटेड, और फंडामेंटली इसको ओपन सोर्स रखा गया है। फिर आपका आता है पॉडमैन वाला, जो कि आपका क्यूबरनेटिस यूज करता है, ठीक है। मतलब सॉरी, रेड हैट ओपन शिफ्ट यूज करता है। फिर आपका आता है क्या कहते हैं कि कंटेनर डी। इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको मार्केट में मिलेंगे। इन दो तीन की हम बात ज्यादा करते हैं क्योंकि यही सब जो है फेमस में है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, अब आप समझ रहे हो, ये सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल करते हो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे, मतलब कि अब आपकी टेक्नोलॉजी कहाँ से शुरू हो रही है? कंटेनर्स की टेक्नोलॉजी OS से शुरू होती है। तो अगर आप कभी भी क्यूबरनेटिस, कंटेनर, पॉड, इस तरीके की टेक्नोलॉजी में डील कर रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको ना तो हार्डवेयर से कोई मतलब है, ना तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई मतलब है। आप अगर एप्लीकेशन हो, ये मैं अगर मान लो एक एप्लीकेशन है, तो उसको क्या मतलब है कि नीचे रॉकी है, रेड हैट है, सेंटोस है, उबंटू है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो लाइनक्स का कर्नल जरूर होना चाहिए। अब आप ये ना बोल दो कि मैं विंडोज डाल के और फिर मैं इसके ऊपर जो है करूंगा। कर्नल आपका जो है वो लाइनक्स का होना चाहिए। विंडो का कर्नल मत ले आना, ठीक है। विंडो की एक अलग टेक्नोलॉजी है, विंडो भी आजकल सपोर्ट करता है कंटेनराइजेशन, बट विंडो के ऊपर विंडो ही चलता है। क्यों? क्योंकि ये जो कोर है ना, देखो सारी कहानी ये कोर की है, लाइनक्स कर्नल की। जो कोर होता है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है मार्केट में, आपको पता है दो ही फैमिलीज है, ठीक है। एक है आपका विंडो, और दूसरा होता है आपका लाइनक्स एंड यूनिक्स। हालांकि ये दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है। लाइनक्स और यूनिक्स आर नॉट सेम। पर क्योंकि लोग कभी कभी मिक्स कर देते हैं कि हाँ लाइनक्स और यूनिक्स सेम है, क्यों? क्योंकि दोनों दिखने में एक जैसे ही सुनने में आते हैं। लेकिन यूनिक्स एक ओपन सोर्स नहीं है, ये क्लोज है। इसको यूज करने का लाइसेंस लगता है, सेम जैसा विंडो के जैसा। इस हाँ, ये एंटरप्राइज पे तो लाइनक्स भी है, लेकिन लाइनक्स जो है वो ओपन सोर्स है। ये ओपन सोर्स कर्नल है। तो इसका जो कर्नल है वो ओपन है, तो इसकी फैमिली में जितने भी ओएस आपको मिलते हैं, ठीक है, भर भर के ओएस मिलते हैं। इनके ओएस में बहुत से ऐसे हैं जो कंपनीज के भी हैं, जैसे कि RHEL। अब RHEL इज अगेन, ये जो RHEL, लेकिन RHEL रेड हैट ने एक चीज किया हुआ है कि उसने इसका सोर्स कोड क्लोज नहीं किया है। इन्होंने अपना सोर्स कोड गिट पे मतलब ओपन करके रखा हुआ है। तो आप इसको पढ़ सकते हो उसके सोर्स कोड को, जो कि सेंटोस कम्युनिटी ने किया, और इन्होंने यहाँ पे सेंटोस बना दिया। तो सेंटोस बेसिकली रेल का क्लोन था। जैसे जैसे रेल में रिलीज आते हैं वैसे वैसे सेंटोस में भी रिलीज आता है। अब तो बोलते हैं यार ये तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट है। हाँ, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट है, वो भी सोर्स कोड का। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ पैकेजिंग, सोर्स कोड का ही डायरेक्ट कॉपी पेस्ट है। बट रेड हैट उसको सपोर्ट करता था, अलाउ करता था। क्यों? क्योंकि रेड हैट को पता है कि भाई सेंटोस मार्केट में एक ओपन सोर्स कम्युनिटी का भी रहना जरूरी है। तो रेड हैट जानबूझ के सेंटोस को अलाउ करता था, जो कि सेंटोस 8 के बाद से, ठीक है, ये खत्म हो गया कॉन्सेप्ट कि अभी ये हट गया। रेड हैट ने बोला कि अब सेंटोस नहीं आएगा। अब आप बोलोगे रेड हैट, जो सेंटोस है वो रेड हैट का प्रोडक्ट नहीं था, बेसिकली कम्युनिटी का प्रोडक्ट था, जो कि सेंटोस कम्युनिटी ने बनाया था। इस कम्युनिटी ने बाद में रेड हैट इसका मेंबर बना, और स्टोरी तो बहुत सारी है कि फिर उसके बाद एक्टिव कंट्रीब्यूटर बना, कंट्रीब्यूट करते करते उसने उसको खरीद लिया। फिर बाद में उसको खरीद के उसने वो बोला कि अब ये फ्री नहीं है, अब ये बंद ही कर दिया। फ्री तब भी था, बट उसने बोला कि ये बंद कर दिया, इन्होंने बंद कर दिया सीधा। फिर बाद में अभी नया जो शुरू हुआ है, इसके पैरेलली आपने सुना होगा रॉकी, जो आजकल चलता है रॉकी। सेम उसी कम्युनिटी ने फिर नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसको कि रॉकी बोलते हैं। अभी वो फिर रेड हेड को ही क्लोन करते हैं। तो अभी आपको रॉकी 8 मिलेगा, रॉकी 9 मिलेगा, और अब तो 10 भी आ गया। तो जैसे जैसे रेड हेड के वर्जन आते हैं, ये लोग भी सेम लेते हैं। इनका पर्पस क्या है कि ये आपको फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहे हैं कम्युनिटी को, कि लोगों को एक फ्री सॉफ्टवेयर ओएस का वो मिलता है। फिर आपका उबंटू है। तो ये लिस्ट ना बहुत लंबी है। तो इन सब के अंदर कॉमन क्या चीज है, वो है लाइनक्स का कर्नल। तो यहाँ पे जो कंटेनर की टेक्नोलॉजी, बैक टू दिस टॉपिक, की कंटेनर की टेक्नोलॉजी में अगर आप आते हो, तो यहाँ पर आपको ये दिखता है कि ये जो मेरा ओएस है, ये कर्नल होना, जो इसका कर्नल है वो लाइनक्स होना चाहिए। तो अगर ये लाइनक्स का कर्नल है, तो मैं इसके ऊपर एप्लीकेशन किसी भी टाइप का कंटेनर चला सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि कोर सेम है। अगर ये आप बोलते हो मैं इसके ऊपर विंडो चलाऊंगा, तो देखो विंडो इज अ टोटली डिफरेंट गेम, ठीक है। तो विंडो को आप नहीं चला सकते। हाँ, आज की डेट में क्या होता है कि विंडो का होस्ट होगा,
यहाँ पे मान लो एक अलग से नोड बना दो, उसको विंडो होस्ट बना दो, उसके ऊपर आप विंडो के कंटेनर चला सकते हो। वो एक सेपरेट टॉपिक है, ठीक है। जो मैं बताना चाह रहा था, जो हम वापस इस मुद्दे पे आते हैं कि जो 5 लेयर्स को तो आप अपने माइंड में रखोगे दिमाग में, ठीक है, कभी भी भूलना मत। इन 5 लेयर्स के लिए अब हम जो डील कर रहे हैं क्यूबरनेटिस, वो इस लेयर पे डील कर रहे हैं। किस पे? लेयर 4 एंड लेयर 5, मीन्स कि इट इज अ प्योरली सॉफ्टवेयर लेयर। देखो ये प्योरली सॉफ्टवेयर लेयर है। सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं तो आप एक नॉर्मल लैपटॉप पे, लैपटॉप आपका हार्डवेयर होता है, उस हार्डवेयर पे एक विंडो डला होता है। उस विंडो की एक आईपी होती है, जो कि आपका आईटी वाला या कोई भी आपको आईटी जब कनेक्ट करना होता है तो वो रिमोटली कनेक्ट कर लेता है ना। क्यों? क्योंकि वो आईपी जो आपको इंटरनेट से कनेक्ट कराती है। तो जो आपका होस्ट है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके पास आईपी भी होती है, उसके पास आपके हार्ड डिस्क का भी एक्सेस है, उसके पास आपका सीपीयू रैम का भी एक्सेस है। मतलब ये कि होस्ट ही सबसे मेन गेम चेंजर है इस कंटेनर टेक्नोलॉजी का। इस होस्ट के ऊपर अगर आप एक सॉफ्टवेयर नॉर्मली चलाते हो, नॉर्मल सॉफ्टवेयर चलाते हो, तो वो सॉफ्टवेयर मॉडल में चलता है। लेकिन उसी होस्ट के ऊपर जब आप कंटेनर चलाते हो तो वो एक अलग मॉडल में ऑपरेट करता है। तो अब देखो कितना मतलब माइन्यूट डिफरेंस और बहुत बड़ा इम्पैक्ट। सेम चीज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मेरा, ठीक है। नीचे की अब मैं बात नहीं कर रहा लेयर की, क्योंकि वो आप समझ चुके हो। ये ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके ऊपर मैंने डाला फायरफॉक्स, इसके ऊपर मैंने डाला क्रोम, इसके ऊपर मैंने डाला आउटलुक, ठीक है। तो ये मेरा, मान लो लेट से मेरा ओएस है। इसके ऊपर मैंने 3 ऐप डाले, 1 2 3। अब आप मुझे बताओ कि फायरफॉक्स जब वर्ल्ड से बात करेगा इंटरनेट के थ्रू, तो फायरफॉक्स की आईपी किसकी जाएगी? क्या फायरफॉक्स के पास अपनी खुद की आईपी है? खुद की आईपी है क्या? नहीं। क्रोम की अपनी खुद की आईपी है क्या? आउटलुक की खुद की आईपी है क्या? नहीं। मतलब ये सब क्या है? एप्लीकेशंस है, इनके पास अपना कुछ नहीं है। ये इस होस्ट के ऊपर चल रहे हैं। ये होस्ट इनको आईपी दे रहा है, ये होस्ट इनको स्टोरेज दे रहा है, ये होस्ट इनको सीपीयू रैम दे रहा है, करेक्ट। सब कुछ आपको ये होस्ट से मिल रहा है, तो आप इसी से मांगते हो। ये एप्लीकेशन सब कुछ मांगते हैं। लेकिन इस मॉडल में और कंटेनर के मॉडल में क्या डिफरेंस है? क्योंकि ये मॉडल तो हमें पता है यार, ये तो हमने अपने लैपटॉप पे भी देखा हुआ है, ये तो हम बचपन से जो डेस्कटॉप देखते आ रहे हैं वो भी यही करता था, विंडो भी यही करता है। तो ये कंटेनर फिर अलग क्या है? कंटेनर में क्या होता है? कंटेनर में आपने बोला ये मेरा कंटेनर है, ये मेरा फायरफॉक्स का कंटेनर है, ये मेरा क्रोम का कंटेनर है, ठीक है। तो अब कोई मुझसे पूछेगा यार ये तो आप वही सेम बात कर रहे हो ना जो अभी 2 मिनट पहले इधर दिखा रहे हो, इसमें और इसमें फर्क कहाँ से आ गया? इसमें भी तो ऐप चल रहा है। नहीं, ये ऐप नहीं है, ये कंटेनर्स हैं और ये एप्स हैं। तो ऐप और कंटेनर में क्या डिफरेंस होता है? द वे रिसोर्सेज आर एक्सेस्ड, या उल्टा बोलूं तो तरीका जिससे आपका जो होस्ट है वो आपके साथ बिहेवियर करे अलग। मतलब ये कि आप मान लो कि कहीं जाओ, ठीक है, किसी लेट से कहीं होटल में गए या कहीं भी गए, लेट से मान लो आप कहीं गए, तो आपको जो सुविधाएं हैं आप क्या कर रहे हो? जा जाके बार बार मांग रहे हो, यार मेरे को ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। और बाकी के लोग भी मांग रहे हैं सब। तो आपने बोला यार ये तो जो मेरा होस्ट है ना वो बहुत क्या कहते हैं, पार्शियलिटी करता है। वो उस बंदे को तो सारे रिसोर्सेज दे देता है लेकिन मुझे नहीं देता है। तो ये तो पॉसिबल है क्यों? क्योंकि आपका जो होस्ट है वो कंट्रोलर है, वो कंट्रोल कर रहा है, उसकी मर्जी है कि वो किसको क्या देगा। तो आप बोलोगे यार ये तो पार्शियलिटी है, मेरे को तुम कम रिसोर्स दे रहे हो, मेरे को ज्यादा चाहिए, उसको जो है तुम क्या कहते हैं रिसोर्सेज ज्यादा ज्यादा दे रहे हो। तो ये जो प्रॉब्लम होती है, प्लस विजिबिलिटी, ये ओएस जो है ये सब कुछ को कंट्रोल तो करता ही है, साथ साथ प्राइवेसी भी खत्म कर देता है। अब फायरफॉक्स ने जो डेटा बनाया, मान लो आपने कोई फाइल डाउनलोड किया फायरफॉक्स से, वो भी कहाँ गया? डाउनलोड्स में। क्रोम से आपने फाइल सेव किया, वो भी कहाँ गया? डाउनलोड्स में गया। तो आपके ओएस को तो पता है कि फाइल आपने कौन कौन सी डाउनलोड करी है। आपके फायरफॉक्स की भी फाइल देख सकता है, वो क्रोम की भी फाइल देख सकता है। तो ये मॉडल आप दूसरे में उसमें नहीं फिट कर सकते। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्राइवेसी बहुत मैटर करती है कि पहला क्या कर रहा है दूसरे को कोई मतलब नहीं है। फिर रिसोर्सेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से नहीं चलेगा, ओएस कंट्रोल नहीं करेगा, ओएस डिसाइड नहीं करेगा कि किसको क्या रिसोर्स चाहिए, रेदर देन उल्टा होगा। यहाँ देखो इसके नीचे है हार्डवेयर, इसके भी नीचे है हार्डवेयर। इस हार्डवेयर में सीपीयू है, रैम है, ठीक है, ऑन बोर्ड पे है। फिर इसका निक है जिसके थ्रू आप बाहर जाते हो नेटवर्क पे, और इसका एक स्टोरेज कनेक्शन है, ठीक है। स्टोरेज आपका लोकल भी हो सकता है, लोकल मतलब लोकल हार्ड डिस्क, और स्टोरेज आपका रिमोट भी हो सकता है कि आपने सर्वर फाइबर केबल के थ्रू कनेक्ट किया हो। सेम यहाँ पे भी यही डिजाइन है, सीपीयू है, रैम है,
ठीक है, ऑन बोर्ड पे सीपीयू रैम है, यहाँ पे आपका निक है जो आपको बाहर लेके जाता है, और यहाँ पे आपका स्टोरेज है। इन टर्म्स ऑफ फिजिकली डिजाइन दोनों सेम है, अलग कोई सा भी नहीं है, ठीक है, दोनों सेम है, लेकिन जिस तरीके से आप डिजाइन करते हो वो डिजाइन पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी को पलट देता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस केस में अब जब ये फायरफॉक्स का कंटेनर चलेगा, तो ये जो ओएस है अब ये कंट्रोलर नहीं है, ना ही कोई कुछ नहीं करेगा, ये आपको सीधा हार्डवेयर पे लेके जाएगा, आपके लिए एक प्राइवेट रूट क्रिएट कर देगा, मतलब कि आपके इस कंटेनर को एक प्राइवेट रूट मिल गया। ऐसे ही आपका जो सेकंड कंटेनर जाएगा उसको एक अलग से रूट मिलेगा। मतलब हुए जो ओएस है वो सिर्फ एक मीडियम है, अब वो डिसीजन नहीं ले रहा, ना ही वो कंट्रोल कर रहा है, वो सिर्फ एक मीडियम है जो आपको नीचे लेकर जाता है। लेकिन पहले वाले मॉडल में अगर आप देखते हो, पहले मॉडल में क्या होता है कि आपका जो ओएस है वो कंट्रोल करता है, आपको रिसोर्सेज यहाँ नीचे तक नहीं जाने देगा, ये बोलेगा तुमको इधर से आना है, ये इसका अपना चैनल बना हुआ है, देखो ये इसका अपना कंट्रोल है। तो सारा खेल जो है वो कंट्रोल का है। हाँ, कुछ पूछना है क्या? हाँ हाँ, वो पॉड लेवल पे अटैच डी अटैच होता है, देखो वो अटैच और डी अटैच पॉड के लेवल पे होता है। ठीक है, हाँ वो पॉड लेवल पे होता है, पॉड से फिर वो आपकी कंटेनर से, क्योंकि पॉड एक्चुअली में देखो एक सिर्फ एक रैपर है। ठीक है, रैपर मतलब जस्ट रैप है, गिफ्ट बॉक्स अंदर ही है, देखो मेन चीज गिफ्ट बॉक्स है, रैप तो आप क्या करते हो, आपको जब कोई गिफ्ट देता है तो एक ऊपर से रैप करके देता है, आप उसको फाड़ के अपना अंदर बॉक्स देखते हो कि मेरे को क्या गिफ्ट मिला है। तो ऐसे ही अंदर कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर यूज करेगा। पॉड तो सिर्फ एक रैप है, नाम है बस, क्यों? क्योंकि यूनिफाइड कर रहा है वो। अब आप एक पॉड में मल्टीपल कंटेनर चलाते हो लेकिन आईपी सबकी सेम रहती है। तो जो पॉड है वो सिर्फ एक फ्रंट एंड विजिबिलिटी के लिए है, ताकि क्यूबरनेटिस कोई भी एक्शन लेता है, स्टॉप करना है, स्टार्ट करना है, जो भी एक्शन लेना है वो पॉड लेवल पे लेगा। ठीक है, जब तो वापस इस टॉपिक पे आते हैं, तो जो रिसोर्स का जो एक्सेस का जो चैनल देख रहे हो आप कंटेनर मॉडल में, और अगर आप इसको कंपेयर करते हो इस नॉर्मल जो ट्रेडिशनल मेथड है हमारा सर्वर वाला, सर्वर पे आप जैसे लैपटॉप ही कह लो, लैपटॉप भी एक मिनी सर्वर ही है। तो ट्रेडिशनल जो मेथड है उसमें आप एप्लीकेशन चलाते हो, एप्लीकेशन जब चलाते हो तो आपका हार्डवेयर पे रिसोर्सेज पे कंट्रोल डायरेक्ट नहीं होता है, आप ओएस के पास जाते हो। अब मान लो मैंने बोला कि मेरा हार्डवेयर है, एग्जांपल देता हूँ बहुत छोटा सा। अब ये मेरा लैपटॉप है, इस लैपटॉप के ऊपर मैंने एक विंडो डाल रखा है। अब मैं उसके ऊपर मान लो आउटलुक भी चला रहा हूँ, मेरे को मन किया कि यार मेरे को एक्सपेरिमेंट करना है, मुझे एक लैब बनानी है, तो मैंने ओरेकल वर्चुअल बॉक्स डाला, हाइपरवाइजर, हाइपरवाइजर डाल के मैंने उसके ऊपर एक वीएम बना दी। तो जो मेरी वीएम है उसको रिसोर्स कौन देगा? मेरा विंडो लैपटॉप। और जो मैं आउटलुक चला रहा हूँ उसको रिसोर्स कौन देगा? विंडो लैपटॉप। तो अचानक मान लो कि मुझे ज्यादा रिसोर्स चाहिए, मेरे वीएम पे ज्यादा लोड आ रहा है, तो मेरे वीएम ने बोला कि मुझे और रिसोर्स चाहिए, विंडो ने कहा नो, आपको अब और रिसोर्स नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसको औरों को भी रिसोर्स देनी है। ठीक है, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो हो गया क्रैश, तो मेरा जो लैपटॉप के ऊपर जो वीएम चल रही थी जिसमें मैं काम कर रहा था, वो वीएम हो गई क्रैश। तो समझ रहे हो, रिसोर्स का जो एक्सेस है वो आपका सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो इसको जब कंटेनर मॉडल में देखते हैं तो कंटेनर मॉडल कहता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तो भैया सिर्फ नाम का है, ये इतना थिन है, ये अब इसको ओएस बल्कि मत बोलो, ये बल्कि नहीं है, ये बहुत थिन है, बहुत थिन, सिर्फ काम काम की चीज है इसके अंदर, बहुत लाइट वेटेड। ये वाला जो होता है ये बल्कि हो सकता है, इसमें आपने दुनिया भर के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखे हैं, दुनिया भर के टूल्स इंस्टॉल कर रखे हैं जो उसके ऑपरेशंस को भी हैवी करते हैं। तो जब आप ओएस इंस्टॉल करते हो तो ऑप्शन आता है ना किस मोड में इंस्टॉल करना है, तो वो मोड ही डिसाइड करता है कि आपके कितने सॉफ्टवेयर पैकेजेस इंस्टॉल होंगे। तो आप उसको लाइट वेट रखते हो, एकदम लाइट वेट, कि भाई मेरे को तो इसके ऊपर कंटेनर चलाने हैं, तो मैं क्यों इस ओएस के ऊपर फालतू के एप्लीकेशन डालूंगा। हाँ, वो चीजें डालूंगा जो एक ओएस को ओएस बनाने के लिए चाहिए। तो रेड हैट ने देखो क्या करा, रेड हैट ने अपने ओपन शिफ्ट के प्लेटफॉर्म्स में उन्होंने एक अलग से ओएस बना दिया जिसको कि वो लोग कोर ओएस बोलते हैं। अब कोर ओएस क्या है? रेड हैट का ही एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन शिफ्ट में मिलता है। उन्होंने बोला कि यार ओपन शिफ्ट भी तो क्यूबरनेटिस ही है ना, तो क्यूबरनेटिस क्या करता है? ओएस के ऊपर काम करता है। तो नॉर्मली आप क्यूबरनेटिस जो यूज करते हो जैसे किसी और कंपनी का या यूज करते हो, तो वहां पे आपको
सेंटोस मिल जाएगा, रेड हैट मिल जाएगा, या मान लो आपको उबंटू मिल जाएगा, हो सकता है आपके ऊपर रॉकी मिल जाए। डिपेंडिंग, वो लोग फ्री फ्री चूज करते हैं तो वो लोग रॉकी ले लेंगे या उबंटू ले लेंगे। पर वो जो ओएस सिलेक्ट करते हैं, वो ओएस जो होता है वो ट्रेडिशनल ओएस ही है, ठीक है। उसको डिप्लॉय करने के बहुत तरीके होते हैं कि आप उसको ओएस इंस्टॉल करते हुए कौन सा मोड सिलेक्ट करते हो, लेकिन रेड हैट ने एक अलग से ओएस बना दिया जो सिर्फ और सिर्फ ओपन शिफ्ट के लिए है। उन्होंने कहा कि भाई, जब हम वैसे भी ओएस बनाते ही हैं, तो उन्होंने कहा कि हम एक अलग से ओएस रखेंगे जो कि बिल्कुल लाइट वेट, इजी टू ऑपरेट, जो कि ओपन शिफ्ट के अंदर मिलता है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था। कमिंग टू द टॉपिक कि ये जो चैनल है इसमें क्या होता है, अब ये चैनल बना देता है। ये आपके कंटेनर को एक सर्वर की तरह ट्रीट करेगा। इसकी नज़र में ये एक सर्वर है, और ये क्या है, ये एक मीडिएटर है जिसका काम है सिर्फ चैनल बना के देना कि भाई ये लो यहाँ से ये रिसोर्स, ये लो तुम अपना चैनल, ये वाला कंटेनर, ये लो भाई तुम अपना चैनल, जो कि आपको पुराने में नहीं मिलता है नॉर्मल मेथड में। यहाँ पे आपका ऐप क्रैश कर जाएगा अगर आपने फायरफॉक्स में को लोडेड कर दिया, और अगर क्रोम और आउटलुक चल रहे हैं और आपके ओएस ने डिसाइड किया कि ना भाई मैं रिसोर्स नहीं दूंगा फायरफॉक्स को और ज्यादा, तो आपका जो है वो फायरफॉक्स क्रैश कर जाएगा। हियर इस मॉडल में, कंटेनर में, आपको सबको अलग अलग रूट मिलता है, आपके सारे रिसोर्सेज। अब आप इस सीपीयू रैम से जो काम कर रहे हो इस चैनल से, उसको कोई दूसरा नहीं देख सकता। जो रिसोर्सेज आईपीस को, जो क्या बोलते हैं आप, जो भी ट्रांजैक्शन स्टोरेज को एक्सेस कर रहे हो, वो दूसरा नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग चैनल है, सबके अपने अलग अलग चैनल्स हैं। हाँ, आइसोलेटेड एनवायरनमेंट। तो जो ये जो सारा खेल है, पर ये है तो ओएस के ऊपर ही ना। देखो, मैं ये तो नहीं कह सकता कि ओएस नहीं है, ठीक है, भले ही इसमें आप कोर ओएस बोल दो लाइट वेटेड है, बट है तो वो ओएस ही, उसका नाम तो ओएस ही रहेगा। तो ये जो ओएस होता है, जब आप अपनी 5 लेयर्स के पे से कंपेयर करते हो, इसका मतलब है कि आपकी जो पढ़ाई है वो अब यहाँ से शुरू हो रही है। देखो, 2 और 3 तो आपके प्लेटफॉर्म टीम करके देगी, जो आपको क्यूबरनेटिस बना के देते हैं। आपका काम तो 4 एंड 5 से शुरू होता है। मतलब ये कि आपको ये जो कंटेनर है, इसको ऑनबोर्ड करना है। कहाँ करना है? अपने एनवायरनमेंट में लेके आना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो ऑनबोर्डिंग है, लेट्स से कि ये डेवलपर था, डेवलपर का एनवायरनमेंट था। तो डेवलपर के एनवायरनमेंट में ये, इसका मान लो कि क्यूबरनेटिस का एनवायरनमेंट था। डेवलपर ने यहाँ पे डेवलपमेंट किया, इसने कंटेनर्स बनाए, शिप, ये कंटेनर्स हैं इसके, लेट्स से 1 एंड 2। अब इसको जो पैकेजिंग करेंगे, हम इसको लेकर आएंगे यहाँ पे। अब ये भी आपका क्यूबरनेटिस का एनवायरनमेंट है कस्टमर का। तो ये कंटेनर्स एज इट इज, क्योंकि ये पैकेज आ रहे हैं ना कंटेनर के पैकेज, तो ये 1 और 2 आके यहाँ पे खुल जाएगा। तो ये आपका जो शिपमेंट, जो ट्रांसफर है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। प्रोड्यूसर मतलब जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है, और कस्टमर जो उसको कंज्यूम कर रहा है, यहाँ तक शिपमेंट के बीच में आपका कहीं भी कोई लॉस नहीं हुआ है। इसीलिए जो क्यूबरनेटिस की जो डिप्लॉयमेंट होती है वो एरर फ्री होती है। अब वो बोलोगे कि यार डिप्लॉय करते हुए वो अलग चीज है, वो अब आप क्यूबरनेटिस में फर्स्ट टाइम लेट से काम कर रहे हो, तो उसमें हो सकता है कि आपको इश्यूज आए, या एप्लीकेशन पहली बार डिप्लॉय हो रहा है तो आपको समझ में ना आए। लेकिन जो डिप्लॉयमेंट होती है वो एरर फ्री होती है। एरर फ्री क्यों होती है? अब से पहले क्या होता था, आपका डेवलपर ने हार्डवेयर खरीदा, ठीक है, अपनी लैब सेटअप के लिए हार्डवेयर के ऊपर उसने अपना ओएस इंस्टॉल किया, उस ओएस के ऊपर उसने अपनी सेटिंग की, जो ओएस सेटिंग थी। उसके बाद उसने ऐप डिपेंडेंसी किया, ठीक है, ऐप डिपेंडेंसी करके फिर उसके बाद वो आपको अपना सॉफ्टवेयर बिल्ड करता था। फिर ये पैकेजिंग करता था इसकी। तो जनरली कुछ लोग यहाँ से पैकेजिंग करते थे, ठीक है, इसको डीवीडी बोलते थे, डीवीडी। कुछ लोग वीएम के केस में क्या होता है, उसकी पैकेजिंग जो है वो भी यहीं से होती है, वीएम के केस में भी। तो ये क्या करते हैं, पैकेजिंग करके ये यहाँ पे भेज देते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अब ये जो शुरू करता था ना, तो ये क्या कहता था कि यार ये हार्डवेयर है। पुराने के लोग क्या करते थे, जो आज से 10 साल पहले, तो वो पहले अपना ओएस डालते थे। बहुत से लोग तो हार्डवेयर पे स्ट्रगल करते थे, कॉन्फ़िगर कैसे करना है, फिर करके फिर ओएस पे आते थे, ओएस इंस्टॉल करते थे। अब ओएस की सेटिंग ही नहीं हो पाती थी उनसे। ओएस सेटिंग में बहुत सारी चीज़ें वो भूल जाते थे। लेट्स से कि आपने क्या कहते हैं कि कुछ कर्नेल लेवल पे चेंजेस करना है, वो भूल गए आप। अब आपने ऐप डिपेंडेंसी है, अब 5 तरीके की ऐप डिपेंडेंसी आपने 4 ही डाली, और तब आप फाइनल अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने बैठे। जैसे ही आप इंस्टॉल करने बैठे, आपकी स्क्रिप्ट फेल हो गई। अब आपकी स्क्रिप्ट फेल होते ही आप किसके पास जाओगे? डेवलपर के पास, जिसने आपको बना के दिया हुआ है। आप बोलोगे यार ये तो इंस्टॉल ही नहीं हो रहा है, वो बोलेगा यार मेरे यहाँ तो सही चल रहा है, फिर तुम्हारे यहाँ क्यों नहीं चल रहा? मैं, अब वो भूल गया, ये समहाउ ये भूल गया कि एप्लीकेशन डिपेंडेंसी में 5 चीजें थी और मैंने 4 करी हैं। ओएस सेटिंग में कुछ ऐसी चीज थी जो मैंने मिस कर दिया है। तो ये सारी चीजें जो है वो डॉक्यूमेंट आप भले ही कर दोगे, लेकिन एरर फिर भी होती थी। क्यों? क्योंकि ये सब रिपीट होता था, ये सारा स्टैक यहाँ रिपीट होता था दोबारा से।
फिर जब वीएम का मॉडल आया तो वीएम मॉडल ने क्या करा कि हार्डवेयर हटा दिया और ये पूरा एक डीवीडी बन गया। तो उन्होंने कहा लो भाई डीवीडी बन गया तो कुछ है, हद तक आपकी सोल्यूशन कम हो गई, लेकिन हाँ तब भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही आती थी। लेकिन जब आप कंटेनर के मोड में जाते हो तो कंटेनर के मोड में आप देखो तो सिर्फ और सिर्फ L4 एंड L5 है। मतलब ये कि अगर आपके डेवलपर ने L4 और L5 आपको शिप करके दिया है कंटेनर इमेज, तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे बिना एरर के चल जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये है कि बस 4 एंड 5 ही चलाना है। ये सारा पहले से प्रीसेट होगा। अब आप कहोगे प्रीसेट में गलती होगी, प्रीसेट में गलती नहीं होगी। क्यों? क्योंकि क्यूबरनेटिस एनवायरनमेंट है। क्यूबरनेटिस एनवायरनमेंट में ये जो पूरा हिस्सा होता है ये एक सिंगल सेटअप बन जाता है जिसको कि आप क्यूबरनेटिस क्लस्टर बोलते हो। तो क्लस्टर का जो बेसिक है वो सब कुछ सेटअप है आपको। अब इसके ऊपर जो L4 L5 चलेगा वो आएगा ऑनबोर्ड होगा। उसकी ऑनबोर्डिंग जो है वो बहुत स्मूथली होती है। अब वो अलग बात है कि नेटवर्किंग और वो सब देखो वो दैट इज प्रैक्टिकल चैलेंज। उसको आप मैनुअल एरर के केसेस में नहीं काउंट करते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर गलत इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है, एक चीज श्योर है कि आपका सॉफ्टवेयर गलत इंस्टॉल नहीं होगा, कोई पैकेज मिस नहीं होगा। हाँ नेटवर्किंग वगैरह वो सब फर्स्ट टाइम आएगा, वो आता है। ठीक है, तो ये मेथड होता है आपका। तो ये आप समझ गए कि अगर मैं पॉड की बात कर रहा हूँ तो मुझे क्या चीजें समझनी है। मुझे आईपी देखना है, मुझे उसका स्टोरेज देखना है, मुझे उसका सीपीयू रैम देखना है। ये चीजें मुझे कवर करनी है। तो अब हम अगर इस सबको कवर करके, ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि मुझे सब समझ में आ गया। ठीक है, मैं पॉड भी समझ गया, मैं फाउंडेशन भी समझ गया। अब आप मुझे बताओ कि मैं अब यूज कैसे करूं। अब मेरे पास एक लैब भी है क्यूबरनेटिस की, तो अब मैं कैसे यूज करूं। तो क्यूबरनेटिस के अंदर जो आप समझो इम्पोर्टेंट चीज होती है कि हर चीज जो है वो क्यूबरनेटिस में होती है ऑब्जेक्ट। क्यूबरनेटिस में ऑब्जेक्ट होता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था उस दिन भी। इन ऑब्जेक्ट्स के अराउंड ही क्यूबरनेटिस अपना सारा काम करता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? बेसिकली एक डिफाइंड एंट्री होती है, मैनिफेस्ट होता है, जो आप क्यूबरनेटिस को देते हो और वो फिर अपने हिसाब से अपना सारा काम करेगा। मतलब आपने एक बार एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया तो फिर आप आराम से बैठो, कॉफी पियो, सारा काम क्यूबरनेटिस खुद कर लेगा, आपसे पूछेगा भी नहीं क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज होती है वो होता है पॉड। पॉड डेफिनेशन। तो पॉड का एक ऑब्जेक्ट होता है। फिर क्या होता है दूसरा ऑब्जेक्ट? ये होता है डिप्लॉयमेंट। अब पॉड और डिप्लॉयमेंट क्या चीज है? आपको याद है कि मैंने ये डिप्लॉयमेंट ये मैंने बताया भी था, पर चलो मैंने जो बताया था वो एक अलग चीज है। आप मुझे बस एक चीज बताओ कि पॉड और डिप्लॉयमेंट, ये दोनों वर्ड सुने हैं आपने? पॉड तो सुना ही होगा, डिप्लॉयमेंट सुना है? हाँ, तो आपके हिसाब से डिप्लॉयमेंट क्या होता है? पॉड का एक्चुअली मेन, पॉड तो हमारे पिक्चर का हीरो है। ठीक है, पूरे क्यूबरनेटिस में मेन चीज पॉड ही है। लेकिन डिप्लॉयमेंट क्या है फिर? हम्म, हम्म, नहीं, डिप्लॉयमेंट बेसिकली कंट्रोल करता है पॉड्स को। मतलब कि एक पॉड है, आपने डिफाइन कर दिया, आपने क्यूबरनेटिस को बता दिया कि एक पॉड है, लेकिन उस पॉड को मैनेज कौन करेगा, कंट्रोल कौन करेगा, कौन उसे चलाएगा, कौन उसे स्टॉप करेगा? अब आप बोलोगे क्यूबलेट करता है, हाँ क्यूबलेट स्टॉप स्टार्ट करता है, लेकिन उसको मॉनिटर कौन करेगा उस पॉड को? अब आप बोलोगे पॉड को मॉनिटरिंग के लिए तो क्यूबरनेटिस के वो सब अलग चीज है, सप्लीमेंट्री। पॉड जब आप दोगे क्यूबरनेटिस को तो क्यूबरनेटिस को कैसे पता है कि इसकी 4 कॉपी चलानी है, इसकी एक कॉपी चलानी है या नहीं चलानी है? ये पॉड के साथ कोई अटैचमेंट भी जाएगा नहीं जाएगा, मतलब कि पॉड को लाइफ साइकिल को कंट्रोल कौन करेगा? तो उस चीज के लिए आपके पास होता है डिप्लॉयमेंट। आप अपने पॉड को पॉड YAML के थ्रू डिफाइन कर सकते हो। देखो सबकी YAML फाइल होती है, ये तो मैंने आपको पहले दिन ही बोला था कि क्यूबरनेटिस से बात करने के लिए, मतलब बात क्या, रिक्वेस्ट, क्यूबरनेटिस एक ही भाषा समझता है। जो क्यूब एपीआई सर्वर है वो है जेसॉन। ठीक है, तो या तो आप इतने कैपेबल हो कि आप हर एक रिक्वेस्ट को जेसॉन में बना सकते हो, तो फिर आपको YAML वैमल किसी चीज की जरूरत नहीं है, फिर तो आप सीधे जेसॉन में बात करो, बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है।
दूसरी जो चीज होती है कि जब आप क्यूब सीटीएल के थ्रू यूज करते हो, क्यूब सीटीएल भी एक टूल है। टूल में इनपुट आप कितना दे सकते हो, एक लाइन, उससे ज्यादा तो आप नहीं दे सकते। लेकिन जो स्पेसिफिकेशन होती है ऑब्जेक्ट की वो बहुत बड़ी होती है। एक पॉड में 10 कंटेनर्स की डेफिनेशन है, या चलो मान लो इतने एट्रीब्यूट्स हैं। ये सारे एट्रीब्यूट्स आप एक क्यूबसीटीएल कमांड में कैसे घुसा पाओगे? नहीं घुसा सकते। तो क्यूबसीटीएल कमांड क्या कहता है कि आप एक काम करो, आप अपना सारा मटेरियल जो भी मैनिफेस्ट है, डेफिनेशन है, वो सब कुछ उठा के एक YAML फाइल में डाल दो। और YAML आज की डेट में सबसे आसान मेथड होता है हमारे लिए भी, उसको एडिट करना, पढ़ना, रीड, कुछ भी करना है, डिलीट, मॉडिफाई, कुछ भी। और क्यूब सीटीएल के लिए उसको ट्रांसफॉर्म करना आसान होता है, YAML टू JSON कन्वर्जन हो जाता है आराम से। तो आप जो YAML में लिखोगे वो आराम से JSON में कन्वर्ट करके एपीआई सर्वर को भेज देगा। तो हर एक डेफिनेशन, हर एक ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन जो है वो YAML में होती है, हर एक ऑब्जेक्ट की। यही चीज थी जो मैंने आपको पिछली क्लास में जब पढ़ाया था। तो मैंने आपको, पिछली नहीं बट 18 मार्च था ना, देखो 18 मार्च को मैंने जब आपको बताया था कि ये ऑब्जेक्ट होता है। इस ऑब्जेक्ट में मैंने बताया था कि इसमें जो, इसके जो अलग अलग सेक्शन है कि एपीआई, वर्जन, काइंड, मेटा डेटा, ये सब स्पेसिफिकेशन, ये तो अंदर का मटेरियल है इसका। मैंने बताया था कि हर एक ऑब्जेक्ट का अपना YAML डेफिनेशन होगा। याद रखना, हर एक ऑब्जेक्ट का अपना डेफिनेशन होता है। अब क्योंकि हर ऑब्जेक्ट का अलग पर्पस है, फंक्शन है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर है सबका सेम होता है। तो आज की डेट में अगर मुझे क्यूबरनेटिस में कुछ भी करना है, कुछ भी मतलब कुछ भी करना है, तो मुझे ये पहले समझना पड़ेगा कि मुझे YAML आना चाहिए पढ़ना। YAML आप पढ़ोगे, अब ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड रूल है, बहुत मोटी बुक है जिसको पढ़ने में टाइम लगता है। YAML देखो, मोटा मोटा डिफाइन करो। पहला होता है एपीआई वर्जन, आपके क्यूब एपीआई सर्वर का वर्जन क्या है। काइंड ये बताता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है आपका, किस ऑब्जेक्ट को आप रेफर कर रहे हो। तो यहाँ पर पॉड का काइंड, पॉड का डेफिनेशन है। ऐसे ही आपको डिप्लॉयमेंट का मिलेगा। ऐसे ही आपको बाकी के सारे ऑब्जेक्ट्स का मिलेगा, जिसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फिर होता है आपका मेटा डेटा। मेटा डेटा देखो एक बहुत जेनरिक चीज होती है। जब आप बहुत सारी चीजों को कॉल करते हो ना, तो कुछ ना कुछ नाम देते हो। जैसे आप ऑफिस बोलते हो, अब ऑफिस तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन आप क्या बोलते हो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो ऐसे ही मेटा डेटा एक नाम दिया जाता है। तो पॉड को आपने नाम दिया, तो वो नाम आप कहाँ लिखोगे? डिक्लेरेशन, मेटा डेटा में। नेम स्पेस, मेटा डेटा में। तो ये सारी चीजें आप हाई लेवल पे रखते हो, टॉप पे, कि ऑफिस कहाँ है? नोएडा में। कहाँ है ऑफिस? क्या ऑफिस? तो ये सब चीजें आप कहाँ रखोगे? माई ऑफिस इन नोएडा। तो माई ऑफिस इन नोएडा, ये दोनों मेटा डेटा हो गया। लेकिन स्पेसिफिकेशन क्या होता है? स्पेसिफिकेशन उस ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, एट्रीब्यूट्स। उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में आप जो भी इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हो, एट्रीब्यूट पास करते हो, वो सब कुछ आप इसके नीचे डालोगे, स्पेसिफिकेशन। तो आप मोटा मोटा समझ गए कि यहाँ पर एक एपीआई सर्वर होता है, काइंड होता है, मेटा डेटा होता है और स्पेक होता है। ये चार चीज होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट पे वापस आ जाते हैं। इसमें कोई डाउट है? तो हम सीधा ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो देखो ऑब्जेक्ट, समझो क्या क्या होते हैं इसी में। पूरा क्यूबरनेटिस है, पूरा क्यूबरनेटिस इसी ऑब्जेक्ट के अराउंड है। तो कौन कौन से हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं? सबसे पहले हमारे पास पॉड होता है। पॉड के बाद हमारे पास होता है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट के बाद होता है हमारे पास रेप्लिका सेट। और एक चीज और इंटरेस्टिंग बताता हूँ, आप एक ऑब्जेक्ट में दूसरा ऑब्जेक्ट भी कॉल कर सकते हो। मतलब ये कि इट इज पॉसिबल कि एक डिप्लॉयमेंट का ऑब्जेक्ट आप बनाओ और उसमें आप रेप्लिका सेट भी कॉल कर लो और आप पॉड को भी कॉल कर लो। तो आप बोलेगा है ये क्या चीज है? ये चीज ये है कि आप, फंक्शन सबका अलग है, लेकिन आप इनके अंदर कॉल कर सकते हो एक दूसरे को, रेदर देन आप सबकी YAML बनाओ। आप एक सिंगल YAML में भी इन्हें एक्यूमुलेट कर सकते हो। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे, अभी उतना उस पर मत जाओ। जिस मैंने बताया कि देखो कॉम्बिनेशंस क्या क्या पॉसिबल है। तो पॉड हो गया, डिप्लॉयमेंट हो गया, रेप्लिका सेट हो गया, डेमन, डेमन सेट। ये जो चार जो आइटम्स हैं, ये बेसिकली आपका पॉड की डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड है। मतलब कि पॉड और डिप्लॉयमेंट से आसपास के ये रिलेटेड है। फंक्शन बता देता हूँ। डिप्लॉयमेंट जो है वो बेसिकली पॉड को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। डिप्लॉयमेंट रेप्लिका सेट को यूज करता है। रेप्लिका सेट का एक ही काम होता है, मेंटेन नंबर ऑफ कॉपी, मेंटेन नंबर ऑफ कॉपी। समझ रहे हो कि एक पॉड की कितनी कॉपी चलानी है। तो आपने बोला कि मुझे 5 कॉपी चलानी है इस पॉड की।
तो ये आप रेप्लिका सेट के थ्रू डिफाइन करते हो। लेकिन इस रेप्लिका सेट को डिफाइन आप डिप्लॉयमेंट के अंदर भी कर सकते हो। मतलब आप डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर भी रेप्लिका सेट को डिफाइन कर पाओगे। अलग से जरूरत नहीं है कि एक रेप्लिका सेट बनाओ फिर लिखो, नहीं, डिप्लॉयमेंट में ही सब लिख दो, पॉड की भी सब इसी में डाल दो डिप्लॉयमेंट में। तो आप अकेले डिप्लॉयमेंट की हेल्प से ही रेप्लिका सेट को कॉल करके पॉड डिप्लॉय कर सकते हो और उसकी कॉपी भी मेंटेन कर सकते हो। समझ रहे हो, मैंने तीन बातें एक ही स्टेटमेंट में घुसा दिया। अब आप जो एक्चुअली जो देख रहे हो क्यूसीटीएल गेट आउटपुट जो देखते हो, अब आपको पता करना पड़ेगा कि ये जो मुझे पॉड दिख रहा है, ये पॉड आया कहाँ से, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है। क्यूबरनेटिस को थोड़ी पता है यार कि कितनी कॉपीज चलनी है, क्यूबरनेटिस को थोड़ी पता है कि क्या कहते हैं कि कब इसको स्टॉप करना है। हाँ, रन टाइम कोई इश्यू आता है तो मान लो वो डाउन हो गया, पर क्यूबरनेटिस को कौन बताएगा कि कितनी कॉपी चलानी है। वो थोड़ी ईटीसीडी में आप क्यूब एपीआई सर्वर खुद से कंट्रोल करेगा, नहीं। वो तो सिर्फ चैनल्स है। जो एक्चुअल कंट्रोलर है वो यहाँ बैठा हुआ है, ये डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट जो है वो रेप्लिका सेट को आपने इसी में डाल रखा है जो बताएगा कितनी कॉपी चलानी है, और पॉड की डेफिनेशन। तो इस सिंगल ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप अपना पॉड की लाइफ साइकिल कंट्रोल कर रहे हो। कभी पॉड अगर मान लो कॉपी कम हो गई, वो तुरंत लॉन्च कर देगा, नई कॉपी ला देगा। तो ये होता है रेप्लिका। अब डेमन सेट क्या चीज है, डेमन सेट थोड़ा अलग होता है। डेमन सेट जो होता है वो हर एक वर्कर नोड पे डिप्लॉय होता है, और वो क्या करता है, मेक श्योर करता है कि आपका जो पॉड है वो वन पॉड पर नोड की पॉलिसी को फॉलो करे। मतलब एक पॉड आपका अगर एक वर्कर नोड पर डिप्लॉय हो गया, और आपको अगर उसकी एक कॉपी चलानी है, तो आप कोशिश करोगे, डेमन सेट क्या करेगा कि वो उसी नोड पे दूसरी कॉपी नहीं डलने देगा। क्यों? क्योंकि रिडंडेंसी भी तो चाहिए ना फिजिकल, नीचे नीचे के इंफ्रास्ट्रक्चर से। कल मान लो अगर वीएम ही डाउन हो गई वर्कर नोड की, तो आपकी जो वो था मेन मेन पॉड, और मेन पॉड के साथ जो रेप्लिका है वो भी उसी में ही था, तो आपका तो 100% डाउन हो गया, आउटेज हो गई। अगर वो दूसरे वर्कर नोड पे होता तो आपका पार्शियल आउटेज होता। क्यों? क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये डेमन सेट का यही रोल होता है। फिर उसके बाद आता है एक और इम्पोर्टेंट जो हम लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है सर्विस। आपकी पूरी नेटवर्किंग का जो खेल है वो सर्विस के अंदर होता है। सर्विस एक ऑब्जेक्ट होता है, और ये सर्विस बहुत टाइप की होती है। ठीक है, क्लस्टर आईपी का नाम सुना है आपने, लोड बैलेंसर का नाम सुना है आपने, ठीक है, नोड पोर्ट का नाम सुना है आपने, राइट। तो ये जितनी भी जो नेटवर्किंग्स होती हैं, वो सब यहाँ पे आती हैं, सर्विस ऑब्जेक्ट का पार्ट होते हैं। जब हम देखेंगे एक एक ऑब्जेक्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि अब हमें तो यही सब चीजें समझनी है ना। देखो, अब आपको फाउंडेशन थोड़ी पढ़ाना है, अब मैं थोड़ी बताऊंगा कंटेनर कैसे लॉन्च होता है। वो सब आप कर चुके हो, अब तो आप ये देखोगे कि कैसे आगे डिप्लॉयमेंट हो रही है ऑब्जेक्ट्स की। फिर जो इंटरेस्टिंग है, ठीक है, वो है आपका वॉल्यूम, जो हम बात कर रहे थे स्टोरेज की। वॉल्यूम एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्या करता है कि आपका जो स्टोरेज से रिलेटेड जो टास्क होता है वो सब ये हैंडल करता है। मतलब मान लो मुझे एक वॉल्यूम क्रिएट करना है, पीवी बनाना है, पीवीसी बनाना है, तो वो सब आपको जो है वॉल्यूम ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन करोगे आप। ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि डिफाइन अ पीवीसी, ठीक है, ये सब जो है वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का पार्ट होते हैं। फिर एक और इंटरेस्टिंग आता है, एक नहीं बल्कि दो होते हैं, एक होता है कॉन्फिग मैप, और दूसरा होता है सीक्रेट। अब कॉन्फिग मैप सीक्रेट क्या बोलता है कि आपको पता है कि जो पॉड है जिसको आपने डिप्लॉय किया, वो एफिमेरल है, कुछ टाइम के बाद शॉर्ट लाइफ है उसकी, वो डिलीट हो जाएगा, नया पॉड आ जाएगा। अब मान लो कि किसी ने बोला यार उस पॉड के अंदर ना एक पैरामीटर है, उस पैरामीटर का नाम है लेट्स से टैग है ट्रू, और मैं उसको फॉल्स करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कोई किसी ने वो ज्ञान दिया कि एक काम करो, पॉड में जाओ, पॉड में जाके उसे फॉल्स कर दो। क्योंकि हम वीएम में भी तो यही करते थे, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देते थे, रिबूट के बाद तो वीएम अप ही आ जाता था, कौन सी फाइल लूज हो जाएगी। बट कंटेनर्स में तो ऐसा नहीं होता है, वो तो लूज हो जाएगी। जैसे ही वो पॉड डिलीट हुआ, आपका जो है वो वापस फॉल्स सेट हो गया, अब वो ट्रू नहीं रहा। तो ये जो आप कंट्रोल करना चाहते हो पॉड के अंदर के पैरामीटर्स को, एनवायरमेंट वेरिएबल्स को, कि मान लो आप कहते हो यार मैंने एक यूजर नेम पासवर्ड है वो मैंने पॉड के अंदर रखा हुआ है क्योंकि पॉड किसी और को लॉगिन कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि वो पासवर्ड मैं बाहर से कंट्रोल, क्योंकि वो पासवर्ड चेंज हो गया, तब आप फिर दोबारा थोड़ी डिप्लॉय करोगे या कंटेनर इमेज मांगोगे दोबारा से। तो आप कॉन्फिग मैप यूज करते हो, कॉन्फिग मैप में आप इंजेक्ट करते हो, मतलब कि आप इंजेक्ट करते हो फाइल या फिर एट्रीब्यूट्स को। अब ये एट्रीब्यूट्स मतलब वेरिएबल्स, एनवायरमेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं।
इनको आप इंजेक्ट करते हो अपने पॉड के अंदर और आप बाहर से कंट्रोल करते हो, मतलब बाहर से आप उस वैल्यू को चेंज करोगे पॉड में चेंज हो जाएगा, ताकि अब आपको ये टेंशन नहीं है कि अरे किसी ने चेंज किया तो वो डिलीट हो गया और वो पुरानी वापस। सीक्रेट क्या होता है? सीक्रेट का मतलब होता है कि कोई चीज को हाइड करके एनक्रिप्ट करके भेजना है मुझे। जनरली पासवर्ड्स वगैरह, यूजर नेम पासवर्ड है, मैं चाहता नहीं कि कोई पढ़े। मान लो कि ये जो एडमिन है मेरा, जो ये सारा क्यूबरनेटिस कंट्रोल कर रहा है, उसको तो दिख रहा है। मान लो कि मेरे एक पासवर्ड फाइल है, उस फाइल को मैंने इंजेक्ट किया क्यूब कॉन्फ़िग मैपिंग से, तो मेरे एडमिन को भी तो वो फाइल दिख रही है ना, तो एडमिन को पता चल गया अंदर कौन सी फाइल जा रही है, क्या पासवर्ड है। तो मैं एनक्रिप्ट करके डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सीक्रेट होता है। सीक्रेट में क्या होता है, आप उसको एनक्रिप्ट करोगे, उसको एनक्रिप्ट करने की एल्गोरिथम होगी, फिर आप अंदर जाके वो क्यूबरनेटिस जब अंदर ले जाएगा तो अंदर जाके वो उसको डिक्रिप्ट कर देगा। तो जब अंदर हो जाएगा तो वो नॉर्मल फाइल होगी, लेकिन जब क्यूबरनेटिस उसको इंजेक्ट करेगा, एडमिन जब देखेगा तो उसको वो एनक्रिप्टेड दिखेगा। पर सीक्रेट इज नॉट फुली सीक्रेट, ये भी एक स्टेटमेंट बता दूं ये, पर ये भी एक अवेलेबल मेथड है आपके पास। फिर और चीजें जो ऑब्जेक्ट्स जो आपको क्यूबरनेटिस में देखने को मिलते हैं वो क्या है? अब देखो, ये सब आपने पहले, आई डोंट नो आपने ये सब सारे सुने होंगे नहीं सुने होंगे, ये सारे टर्म्स, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। थोड़ा थोड़ा सुना है, देखो मेरे को बहुत साल लग गया समझने में कि ये सब कंट्रोल कैसे होता है। सर्विस क्या होती है? सर्विस तो सुना ही नहीं मैंने कभी, मैंने तो सीधा क्लस्टर लोड बैलेंसर नोड पोर्ट सुना है, सर्विस नहीं पता कि वो सब सर्विस का ही पार्ट है, ऑब्जेक्ट है वो। तो मेन होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ही सब कुछ डिफाइन करता है। आपको क्यूबरनेटिस को अगर बताना है कि भाई मुझे ये चाहिए, ये मुझे एक्सपेक्टेशन है, तो वो एक्सपेक्टेशन के लिए क्यूबरनेटिस ने ऑब्जेक्ट बना के दिया हुआ है और बोला है कि ठीक है आप ये फिल करो। जैसे आप फॉर्म फिल करते हो ना, बोलते हो भाई मुझे ये इस क्लास का फॉर्म चाहिए, तो वो आपको उस क्लास का फॉर्म देगा। तो हर एक तरीके का अलग अलग टेम्पलेट बना के रखा हुआ है क्यूबरनेटिस ने। अब आपको क्या चाहिए, आप उस पर्टिकुलर टेम्पलेट को कॉल कर सकते हो। इतने सारे टेम्पलेट्स को आप मेमोराइज थोड़ी करोगे, अब आप जाके थोड़ी एक एक को रट्टा मारोगे, नहीं रट्टा थोड़ी मारना, ये तो चेंजेस टेम्पलेट है। टेम्पलेट तो आपको भरना होता है, बट हाँ आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई थ्योरेटिकली, हाँ इसको ये होता है, ये फॉर्म भरना है। तो अब मुझे पता है कि अगर मुझे एक पॉड को चलाना है रेप्लिका, ठीक है रेप्लिका, कि मैं चाहता हूँ कि उसकी 2 कॉपी चले पॉड की, और एक वर्कर नोड पे एक ही पॉड डिप्लॉय है, उसकी कॉपी दूसरे पॉड पे जाए, दूसरे नोड पे जाए, तो मुझे पॉड भी चाहिए, मुझे डिप्लॉयमेंट भी चाहिए, मुझे रेप्लिका सेट भी चाहिए, मुझे डेमन सेट भी चाहिए, समझ रहे हो? मेरे को अब 4 ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मुझे पता चलेगा कि मुझे 4 फॉर्म भरने पड़ेंगे। अब कहीं कहीं फ्लेक्सिबिलिटी है कि एक ही फॉर्म में आप बाकी 2 लोगों को भी रेफर कर सकते हो, पर वो सब में नहीं है, बट हाँ आप कर सकते हो ऐसे। तो ये हो गया। अब कुछ चीजें, ये कॉन्फ़िग मैपिंग ये सब तो मेंटेनेंस, मतलब एक वो है कि आपको इन रन टाइम पे चीजों को कंट्रोल करना है। कुछ इंटरेस्टिंग इनसे थोड़ा नॉन, मतलब नॉन इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर थोड़ा अलग हटके है। वो है जो आपने कभी सुना होगा, अकाउंट। क्यूबरनेटिस में एक ऑब्जेक्ट होता है अकाउंट, कि आप अपना अकाउंट बना सकते हो, हाँ सर्विस अकाउंट। तो इसमें आप अकाउंट बनाते हो, उस अकाउंट से आप अपना वहाँ पे यूजर डिफाइन कर सकते हो कि किसको क्या परमिशन देनी है, कौन पॉड डिप्लॉय कर सकता है, कौन क्या कर सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे आप अकाउंट बनाते हो। फिर एक ऑब्जेक्ट होता है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है समझने का, वो है आपका क्या कहते हैं, एक सेकंड मुझे याद करने दो। सीक्रेट कॉन्फ़िग मैपिंग हो गया, सर्विसेज वॉल्यूम कौन, ये सब हो गए, रेप्लिका सेट हो गए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग और है जो मैं भूल रहा हूँ, जो मैं बताना चाह रहा था। वो ऑब्जेक्ट कौन सा है, ध्यान से उतर रहा है मेरे। अकाउंट की बात कर ली मैंने, रेप्लिका सेट इसमें देखता हूँ शायद यहाँ से याद आ जाए। 18 मार्च को हमने पढ़ा था, तो देखो ये सारी डेफिनेशन है, एक बार आप अपने थ्रू, अपने साइड से भी गो थ्रू कर लेना, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में आए तो हमें थोड़ा आइडिया रहे, क्योंकि अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे ना एक एक टॉपिक का। डिप्लॉयमेंट, ये हो गया सर्विस, ये हो गया नेम स्पेस। हाँ नेम स्पेस भी एक ऑब्जेक्ट होता है। नेम स्पेस, देखो आपको पता है, सिंपल लेवल में बोलूँ तो क्यूबरनेटिस ये जो फिजिकल रिसोर्सेज को सेपरेट कर देता है एक पर्टिकुलर टेनेंट के लिए। लेट्स से कि आप अलग अलग लोग एक्सेस करना चाहते हो सेम प्लेटफॉर्म को, तो आप नेम स्पेस बना दोगे, एक नेम स्पेस जो है वो दूसरे नेम स्पेस से आइसोलेट हो जाएगा। तो मुझसे अगर पूछोगे, हाँ, हाँ अगर मुझसे नेम स्पेस की डेफिनेशन पूछोगे तो मैं ये बोलता हूँ कि नेम स्पेस इज योर सेपरेशन, ठीक है, लॉजिकल, कह लो लॉजिकल सेपरेशन ऑफ योर इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज। सेम क्यूबरनेटिस क्लस्टर पे 5 नोड हैं, ठीक है, उस पे मेरे आईटी का भी चल रहा है एप्लीकेशन, फाइनेंस का भी चल रहा है, लेट से 2 कंपनी, कंपनी 1 और कंपनी 2 के रिसोर्सेज डिप्लॉय है, तो हम नेम स्पेस यूज करते हैं, नेम स्पेस आइसोलेट कर देगा।
एक नेम स्पेस से दूसरे नेम स्पेस में आप नहीं जा मतलब नहीं शेयर कर सकते। जो पॉड एक नेम स्पेस में चल रहे हैं दूसरे को नहीं दिखेगा। तो नेम स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, हमेशा नेम स्पेस बनाना चाहिए, हमेशा नेम स्पेस बनाना होता है। ठीक है, कॉन्फिग मैप हो गया, सीक्रेट हो गया, परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि वॉल्यूम का पार्ट हो गया। सर्विस अकाउंट, हाँ तो आई थिंक सारे पूरे हो गए, दैट्स फाइन। सर्विस अकाउंट और नेटवर्किंग का देखो बताया ना मैंने आपको, सर्विस ये होता है मेन। हाँ सर्विस। अब नेटवर्किंग के ऊपर चलो एक लाइन का हम डिस्कशन कर ही लेते हैं कि नेटवर्किंग होती क्या है। तो देखो, जो ये जो पॉड्स होते हैं ना रन टाइम पे स्केल अप स्केल डाउन होते हैं, प्राइवेट आईपीज होती हैं, ठीक है, बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर सकता उनको। तो आप जो भी एप्लीकेशन, मान लो लेट्स से आपने एक एपीआई सर्वर बनाया, मेरे प्रोजेक्ट में एक एपीआई सर्वर है। अब इस एपीआई सर्वर के मान लो मैंने पॉड बनाए हैं, तो लेट्स से कि मेरे 5 पॉड है, ठीक है, ए बी सी, चार ही हैं, एक और बनाया था ए बी सी डी। अब ये 5 पॉड मेरे चल रहे हैं रन टाइम पे, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, ठीक है। कस्टमर को मैंने बोला कि आप एपीआई सर्वर यूज करो, और कस्टमर ने बोला कि मुझे आईपी तो तुमने प्राइवेट दे रखी है, और वो भी आईपी जो तुम्हारे 5 पॉड की है, मुझे नहीं पता कल को कौन सा पॉड आप है डाउन है। वर्कर नोड की भी कैसे दोगे, वर्कर नोड भी तो एक्सटर्नल वो स्केल अप स्केल डाउन होते रहते हैं। तो आप क्या करते हो, इस पर्टिकुलर सर्विस को, इस पर्टिकुलर जो आपने अपनी कस्टमर सर्विस बनाई है, इसको आप क्या करते हो, एक सर्विस से मैप कर देते हो, एक सर्विस बना देते हो। ये बेसिकली, अगर मैं बोलूं लेमेंट्स के टर्म में, तो ये एक वर्चुअल आईपी है। याद है हम वर्चुअल आईपी पढ़ते थे? वर्चुअल आईपी क्या होता था, दो दो तीन तीन सर्वर्स पे फ्लोट कर रहा है, हाँ फ्लोटिंग आईपी। तो ये जो सर्विस होता है ये मेक श्योर करता है कि ये पीछे बैकएंड में आपका कुछ भी हो रहा हो, ठीक है, आपने एक सर्विस बना दी, आपने बोला कि ये मेरी सर्विस है, और इसके पीछे इतने सारे पॉड्स, कोई आ रहा है जा रहा है, ठीक है, ये आ रहा है जा रहा है, आपको किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आपको यहाँ पे एक फिक्स आईपी मिल गई जो कि आप एक्सपोज कर सकते हो आउटसाइड। अब आउटसाइड भी दो तरीके का आउटसाइड होता है, एक होता है क्लस्टर के बाहर और एक होता है क्लस्टर के अंदर। क्लस्टर के अंदर मान लो मैंने एपीआई सर्वर बनाया, डीबी सर्वर बनाया, तो एपीआई को डीबी से बात कराना है तो मैं इंटरनली बात कराऊंगा। तो एपीआई और डीबी जब बात करेंगे तो वो एपीआई के सर्विस डीबी के सर्विस से बात करेगा, समझ रहे हो? तो ये दोनों आपस में बात करेंगे। अगर मुझे एपीआई को बाहर से बात कराना है तो मैं एक और एक्सटर्नल सर्विस बनाऊंगा जिससे कि एपीआई को लोग बाहर से एक्सेस कर पाए। तो जो सर्विस होता है वो बेसिकली हाइड कर देता है पीछे की टोपोलॉजी को। मतलब पीछे पॉड आए जाए कुछ भी हो, किसी को कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ ये सर्विस संभाल लेगा। आगे जो है आप अपना इसको एक्सपोज कर सकते हो इंटरनली या एक्सटर्नली। तो ये होती है आपकी सर्विस, नेटवर्किंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल है। इस तरीके से क्यूबरनेटिस ने नेटवर्किंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी है। क्योंकि आपको पता है हर एक की अपनी आईपी, वो भी बदल रही है, प्राइवेट है, तो बहुत टफ है किसी को रन टाइम पे आपका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी आईपी बदलती रहेगी हर समय। तो इस तरीके से इन्होंने किया, लेकिन हम इसको समझने के लिए हमको लगता है कि यार ये सर्विस मतलब एक्सटर्नली कोई कंपोनेंट है, कोई लोड बैलेंसर है, कुछ है नहीं। ये सब इंटरनल क्यूबरनेटिस का एक ऑब्जेक्ट है। और ये जो आप डिफाइन करोगे, अभी सर्विस मैंने बताया कि भाई टाइप की होती है सर्विस आपकी, क्या कहते हैं कि किधर लिखा था, मैंने लिखा था क्लस्टर बना सकते हो सर्विस, लोड बैलेंसर बना सकते हो, नोड पोर्ट बना सकते हो, शायद मैं एक और मिस कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। तो 3-4 टाइप की सर्विसेज होती है। तो इस तरीके से आप अपनी आईपी को परमानेंट कर देते हो। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट्स है जो आपको पूरे थ्रू आउट क्यूबरनेटिस हेल्प करेंगे। आप कभी भी क्यूबरनेटिस में काम करोगे, आपको अगर क्यूबरनेटिस से इंटरेक्ट करना होगा, कोई नया टास्क करना होगा, एग्जिस्टिंग को मैनेज करना होगा, तो आपको इन ऑब्जेक्ट्स का पता होना चाहिए। ठीक है, इन ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से आप, अब आपको अगर ऑब्जेक्ट नहीं पता है तो आप कैसे, अब आप काइंड देख के बता दोगे, किसी ने आपको YAML फाइल शेयर किया, बोला कि यार ये मेरे प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको बोलोगे यार YAML फाइल दिखाओ जरा, तो आपको YAML फाइल दिखाएगा, तो यहाँ पे लिखा रहा है डिप्लॉयमेंट। तो आप समझ गए कि अच्छा डिप्लॉयमेंट है, मतलब कि ये पॉड को ये कंट्रोल। या आप पूछ सकते हो ना उससे कि यार मुझे डिप्लॉयमेंट वाली दिखाना, आप बोल सकते हो मुझे डिप्लॉयमेंट इसकी YAML दो, तभी तो मैं पढ़ पाऊंगा कि क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। अब देखो इस डिप्लॉयमेंट ने कितने स्मार्टली रेप्लिका को भी कॉल किया है, ये देखो, डिप्लॉयमेंट जो है वो रेप्लिका को कॉल कर सकता है। काइंड तब भी वही रहेगा क्योंकि वो डिप्लॉयमेंट है, ऐसा नहीं वो बदल जाएगा, लेकिन वो रेप्लिका को भी कॉल कर सकता है और नंबर ऑफ कॉपीज को मेंटेन कर सकता है।
ठीक है, ये आप समझ लो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पॉड के बारे में, एक और थ्योरेटिकल पॉइंट है, पॉड कितने टाइप के होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू में भी वो सवाल जरूर पूछा जाता है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, क्योंकि काफी थ्योरेटिकली मैंने कवर किया है। मैं चाहता हूँ कि आपकी थ्योरी में कहीं कमी ना रहे। प्रैक्टिकल तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, बट थ्योरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ फिर हम आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं।